नमस्कार, मैं रविश कुमार। अचानक 26 नवंबर राजनीतिक रूप से इतना प्रासंगिक क्यों हो गया है? ठीक है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित हुआ था, मगर यह तारीख तो 63 सालों से खाली पड़ी थी। क्या इसीलिए इसकी खोज हुई है क्योंकि बड़े नेताओं के जयंती, पुण्यतिथि और फादर्स से लेकर फुआ फूफा डे के कारण सारे डे यानी दिवस भर गए हैं? शायद यही एक निर्दलीय तारीख बची होगी जो इस घोर राजनीतिक दौर में महत्वपूर्ण होने जा रही है। वैसे 26 नवंबर का दिन ऐतिहासिक है। गूगल पर संविधान के प्रारूप को पास करने से पहले जो बहस चली है उसे कभी पढ़िएगा। आज पूरे देश में 26 नवंबर के मुंबई हमले में शहीद हुए जवानों और परिवारों को याद भी किया गया। दूसरी तरफ दिल्ली में आज अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी औपचारिक रूप से लॉन्च कर दी। जंतर मंतर पर जुटे अपने समर्थकों के बीच अरविंद ने कहा कि अब आम आदमी बनाम नेता की जंग शुरू हो गई है। संसद में आम आदमी बैठेंगे। यह पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव से अपनी राजनीतिक हार जीत का आगाज करेगी, जिससे यह तय होगा कि 2 साल तक अपने अभियान को 120 करोड़ जनता के समर्थन का दावा करने वाली यह पार्टी किस तरह से कांग्रेस और बीजेपी का विकल्प बनकर उभरती है। इतिहास देखेंगे तो सारी पार्टियों की शुरुआत इसी तरह से हो रही है। बनने के दिन लोगों ने आशंकाओं से देखा, मगर उन सब ने सत्ता की कई मंजिलें भी हासिल की। यह भी सही है कि बहुत सी पार्टी बनने के बाद बनती ही रह गई। आम आदमी पार्टी अब जनता के समर्थन से इस पार्टी का भविष्य तय होगा। आज ही वरिष्ठ वकील शांति भूषण ने इस पार्टी को 1 करोड़ रुपए अपने पास से दे दिया। देश में 1000 से ज्यादा पार्टियां पंजीकृत हैं और संसद में करीब 43 दलों का प्रतिनिधित्व है। उसी जंतर मंतर पर 26 नवंबर 1949 की याद में अरुणा रॉय, निखिल डे, विनायक सेन, जस्टिस JS वर्मा, कुलदीप नैयर, राजगोपाल, मेधा पाटकर सहित सिविल सोसाइटी की हस्तियों ने जनसंसद लगा दी है। यह जनसंसद जंतर मंतर पर 5 दिनों तक चलेगी और इसमें जनता का घोषणा पत्र तैयार होगा ताकि राजनीतिक दल खुद को और ज्यादा जवाबदेह बना सकें। तो आज आम आदमी पार्टी लॉन्च हुई और दूसरी तरफ एक अभियान जिसका जोर मौजूदा राजनीतिक दलों को ही जिम्मेदार बनाने पर है। तो आपके पास राजनीति में काफी संभावित बदलावों में भूमिका निभाने के लिए कई विकल्प हैं। आज ही के दिन संसद नहीं चली, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? जिस संविधान सभा ने संसद के नियम कायदे दिए, उन्हीं के नाम पर संसद नहीं चली। अब बैठक के बहाने सारे दल अपनी गंभीरता आपके सामने साबित कर रहे हैं। अच्छी बात है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों चाहते हैं कि संसद चले। इस अच्छी बात के बावजूद संसद है कि चल नहीं पा रही है। हम संविधान के पारित होने का इससे अच्छा सम्मान क्या हो सकता है कि संसद ने दोनों विचारों का आदर किया और स्थगन में ही अपना भला समझा। लेकिन आज ही 26 नवंबर 1949 के दिन जब संविधान का प्रारूप पारित हुआ, उसी दिन भारतीय जनता पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें अपने अध्यक्ष का इस्तीफा मांगने वाले राम जेठमलानी को निकालने की जगह कारण बताओ नोटिस पकड़ा दिया गया। वरिष्ठ नेता को निकालने का फैसला संसदीय बोर्ड ही ले सकती है। कल जेठमलानी को प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया था, लेकिन उनके साथ इस्तीफा मांगने वाले बाकी अन्य नेताओं यशवंत सिन्हा, जगदीश शेट्टीगर, शत्रुघ्न सिन्हा को नहीं निकाला गया और ना ही नोटिस दिया गया, बल्कि इन पर चर्चा भी नहीं हुई। बीजेपी में 26 नवंबर का दिन ऐतिहासिक होता जा रहा है। पिछले साल इसी दिन कर्नाटक के 4 विधायक पार्टी से सस्पेंड किए गए थे। आज उत्तराखंड बीजेपी ने पोंटी हत्याकांड के सिलसिले में पकड़े गए अपने नेता सुखदेव सिंह नामधारी को भी निकाल दिया है। सबका अपना अपना 26 नवंबर। डर है अगले साल इस दिन छुट्टी ना हो जाए और अखबारों में विज्ञापन ना आने लगे। हमने भी सोचा कि आज ही के दिन संविधान की याद में किसी संवैधानिक संस्था से जुड़े विवाद की चर्चा की जाए। CAG के पूर्व DG RP सिंह के बयानों पर कई बयान आ रहे हैं। सिंह साहब आज हमारे मेहमान हैं, जो अपने फिर से बयानों पर बयान देंगे। जो गलत रिपोर्टिंग हुई है उसे सही करेंगे और बताएंगे कि क्या घोटाला हुआ था, क्या उन पर दस्तखत करने का कोई दबाव था। 2008 से 2G मामले की ऑडिट चल रही थी। मुरली मनोहर जोशी मई 2010 में PSC के चेयरमैन बनते हैं। 16 नवंबर 2010 को रिपोर्ट संसद में रखी जाती है। क्या इन 6-7 महीने के कार्यकाल में ही सब कुछ हो गया? क्या 2008 से ही बिना किसी गाइडलाइंस के ऑडिट हो रही थी? इस पर विस्तार से बात करेंगे। CAG की रिपोर्ट को कवर करने वाले पत्रकार आशीष खेतान और शालिनी सिंह और हमारे सहयोगी संपादक CSDS के सहयोगी भी अभय कुमार दुबे जी हमारे साथ हैं। RP सिंह साहब, आपसे जैसा मैंने कहा था कि शुरुआत आपसे करूंगा। सर्दी काफी असर लग रहा है, कोई बात नहीं, हम लोग स्टूडियो में हैं, यहाँ काफी गर्मी है। पर सर, मेरा एक सवाल है आपसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि पहले मैं ही आपसे पूछूंगा कई सवाल और फिर हमारे जो मेहमान हैं वो लोग आपसे सवाल पूछेंगे। सिंह साहब, हम ये जानना चाह रहे हैं कि आपकी नजर में क्या 2G स्पेक्ट्रम में कोई घोटाला हुआ था? देखिए, उसमें रवीश जी, उसमें अनियमितताएं पाई गई थी। उसमें कुछ
वित्तीय मामलों को लेकर भी कमेंट किए गए हैं। ये जो कुछ हुआ था वो मेरे उस रिपोर्ट में है। नहीं, उस घोटाला हुआ था, जैसे हम लोग भी कहते हैं घोटाला हुआ, आप कहते हैं घोटाला हुआ था। आप मेरी बात सुनिए, मैंने कभी ये नहीं कहा कि कुछ गड़बड़ नहीं हुई थी, ये तो मैंने कभी नहीं कहा। हाँ, नहीं, मैंने नहीं कहा कि आपने ऐसा कभी कहा था। मैं आपसे पूछ रहा हूं पहली बार, क्या घोटाला हुआ था? देखिए, उसमें अनियमितताएं हुई थी, उसमें नियमों का उल्लंघन हुआ था, उसमें जितना पैसा जो है समय समय पे हम कमा सकते थे वो नहीं हमको मिला। जो प्राइस जो है उसमें जो कीमत लगाई गई थी 1658 करोड़ रुपए की, यस सर, जिसको कि एंट्री फीस कहते हैं, उसको अपडेट किया जा सकता था। तो आप कह रहे हैं कि अनियमितताएं और घोटाला दोनों में फर्क है। देखिए, मैं रवीश जी बड़ा क्लियरली कह रहा हूं जो मैं कहना चाहता हूं। ठीक है, चलिए, आपने कहा कि अनियमितताएं हुई हैं और हम कमा सकते थे। आपने सर कहा कि 2G की ऑडिट के लिए कोई लिखित गाइडलाइंस नहीं थी, और जो मैं गूगल बाबा से पूछ रहा था तो वो बता रहे थे कि 2008 से ऑडिट चल रही थी। क्या 2008 से ही बिना किसी लिखित गाइडलाइंस के ये ऑडिट चल रही थी? क्या अन्य मामलों में भी सर ऐसा होता है? मान लीजिए कोयला मंत्रालय की ऑडिट चल रही है, उसका कोई अलग से गाइडलाइन आती है, या फिर अगर PWD की ऑडिट चल रही है, CPWD की, उसके लिए अलग से गाइडलाइन आती है। इस पर मैं अपने दर्शकों की सुविधा के लिए स्पष्टीकरण चाहता हूं। रवीश जी, ऐसा है, जब भी आप परफॉर्मेंस ऑडिट करते हैं तो उसके लिए गाइडलाइन बनाई जाती है, और उसके लिए जो है, हाँ, ये आप देखिए CAG का है। ठीक है, ठीक है, ये दिख गया आपको गाइडलाइन? दिख गया सर, दिख गया। ये किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है जो आप दिखा रहे हैं? ये एक मिनट जी, हाँ। ये CAG डिपार्टमेंट से है, और ये इससे पहले जो CAG थे VN कौल साहब, उनके दस्तखत से ये जारी हुई है, ये आप देख लें। हाँ, ओके। और ये एक मिनट, और ये जो है परफॉर्मेंस ऑडिटिंग गाइडलाइन है। हाँ, ये 2008 से पहले की बनी हुई है। रवीश जी, ये 2002 की बनी हुई है। ओके, ठीक है। और ये जो है बिजनेस रूल्स है कि आपको परफॉर्मेंस ऑडिट कैसे करना है। हाँ। ये आपके लिए रोड मैप है, जिसके हिसाब से आप अपना रोड मैप तय करते हैं। Do you have the NDTV Profit app? All the markets, all the news in your own homemade, ready-made portfolio available there for you. We will right now answer what you should sell, what you should buy when markets are down. Download at ndtvprofit.com/apps. Get the best app from the channel you trust.